सभी को नमस्ते। मेरा नाम रवि आर्य है और आप सबों का शास्त्रार्थ बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। उसकी जो कंप्लीट लेक्चर है आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चैप्टर का जो जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि फ्लावर का जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। फ्लावर्स के क्या क्या यूजेस हैं, फ्लावर्स की क्या वैल्यूज़ है, कैसे फ्लावर सिंबल होते हैं एक प्रकार के जो ह्यूमन फीलिंग को कन्वे करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे उसमें रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, सूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फिर एनसीईआरटी के अंदर फ्लावर की क्या डेफिनेशन है उसको देखा था। अगेन नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें एनसीईआरटी से एक डायग्राम कवर करी थी और एक नॉर्मल डायग्राम कवर करी थी। वापस से उस डायग्राम पे चलते हैं हम लोग एक बार फिर। ये वो फ्लावर है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। इस फ्लावर के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताए थे, जैसे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले क्या होता है, जो नीचे जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं। पेडिसल का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है और कैसा होता है, स्वॉलेन होता है, डोम शेप का होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। ठीक है। थैलेमस आगे जा कर के क्या करता है, थैलेमस के ऊपर ही जो अदर जो प्लांट के पार्ट सॉरी फ्लावर के जो पार्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि टोटल एक टिपिकल फ्लावर के अंदर टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या, एक तो होता है ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स। दूसरा ये जो रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कोरोला। थर्ड ये जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, ये क्या है, स्टेमन। और फोर्थ जो हमारा हिस्सा है, ये जो सेंटर में प्रेजेंट है, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, ये क्या हमारा है, कार्पेल है। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल बोलते हैं। आगे अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग इस जो भी पार्ट्स हैं उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फ्लावर के जो पार्ट हैं उनको आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या एक टिपिकल फ्लावर के अंदर पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। नीचे हमारा है कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स वही स्ट्रक्चर है जो ग्रीन कलर का भी हम लोगों ने देखा, ग्रीन कलर का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब काम क्या होता है कैलिक्स का, एक्चुअली में कैलिक्स का काम होता है जब फ्लावर बड स्टेज में होता है, छोटा होता है, यानी कि नॉर्मल हम लोग जो फ्लावर देखते हैं वो कैसा होता है, बड़ा और फूला हुआ खिला हुआ फ्लावर होता है। बट वो इनिशियली कब, जब वो छोटा होता है तो बड स्टेज में होता है। तो बड स्टेज में फ्लावर जब होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली कैलिक्स बोलते हैं। तो ये प्लांट फ्लावर का फर्स्ट पार्ट हो गया। कैलिक्स के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स के यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेपल्स। ठीक है। सेकंड है हमारा कोरोला। कोरोला वो स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली अलग अलग कलर्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, रेड कलर के, ब्लू कलर के, ब्राउन कलर के, येलो कलर के, पिंक कलर के। तो जितने भी फ्लावर्स हम लोगों ने देखे अलग अलग कलर के, उसके अंदर बेसिकली जो पार्ट विजिबल है, जो कलर्ड पार्ट, वो क्या होता है, कोरोला होता है। कोरोला का यूनिट क्या होता है, पेटल्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास एंड्रोसियम, या थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी भी यूनिट होती है जिसको बोलते हैं स्टेमन्स। बहुत सारे स्टेमन मिल के क्या करते हैं, एक एंड्रोसियम बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे पेटल मिल करके एक कोरोला बनाते हैं। सेम बहुत सारे सेपल मिल करके एक कैलिक्स बनाते हैं। अभी मैं इसको फिर से समझाता हूँ। लास्ट पार्ट हमारा क्या है, गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अगेन गाइनोसियम हैव अ यूनिट नोन एज कार्पल और पिस्टिल। पिस्टिल। ठीक है।
तो बहुत सारे क्या होंगे जो कार्पल्स होंगे। अभी यूनिट ये क्या है, यूनिट्स हैं, ये सारे जो हैं यूनिट्स हैं। और यूनिट्स जैसे हम लोग बॉडी में बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल होता है। उसी तरह एक टिपिकल फ्लावर के अंदर बात करेंगे तो फ्लावर्स में भी जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो भी अपने आप में क्या होता है, छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं। उन यूनिट्स को हम लोग, जो कि एक्चुअली बेसिक यूनिट होते हैं, जब वो यूनाइट करते हैं, एक से ज़्यादा होंगे, जब दो चार या पाँच होंगे तो एक क्लस्टर के फॉर्म में होंगे। क्लस्टर के फॉर्म में होंगे तो वो कंप्लीट एक पार्ट बनाएंगे। जैसे अभी सेपल, सेपल जब जैसे अभी यहाँ देख लीजिए इस स्ट्रक्चर में, एक सेपल का मतलब होता है एक इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, एक सेपल का मतलब हुआ एक इस तरह का स्ट्रक्चर। दूसरा सेपल मान के चलिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर, सेकंड। उसी तरह तीसरा सेपल क्या हो जाएगा, इस तरह का थर्ड जो स्ट्रक्चर। अब ये क्या हो गए, एक्चुअली ये अपने आप में जो ये वन टू और ये थ्री अपने आप में क्या है, यूनिट है। बट कंपोजिटली इसको हम क्या बोलेंगे, एक साथ इसको क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। उसी तरह पेटल्स होते हैं, पेटल्स के अंदर जैसे फ्लावर के अंदर ये बड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा बड़ा सा पार्ट होता है जो कलर कलर्ड पार्ट होता है। तो ये वाला एक क्या हो गया, एक हो गया पेटल। इसी तरह ये भी पेटल, ये भी पेटल, और सारे मिलके क्या करेंगे, सारे मिलके क्या बनाएंगे, कोरोला। सेम स्टेमन, स्टेमन के केस में भी क्या होगा, एक इस तरह से स्टेमन होगा। उसी तरह जब ग्रुप में बहुत सारे स्टेमन्स होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एंड्रोसियम बनाएंगे। सेम कार्पेल के अंदर भी होगा, एक अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई, कार्पेल हो गया, एक कार्पेल हो गया। उसी तरह जब एक से ज़्यादा कार्पेल या पिस्टिल होंगे तो कंप्लीटली वो क्या बनाएंगे, गायनोसियम बनाएंगे। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि यूनिट्स अलग होते हैं और कंप्लीट जो पार्ट होता है वो अलग होता है, ठीक है। इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वापस इस चीज़ को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं, जब फ्लावर के अंदर चारों पार्ट प्रेजेंट होंगे। चारों पार्ट कौन कौन से, कैलिक्स प्लस कोरोला प्लस एंड्रोसियम प्लस गाइनोसियम, या फिर सेपल पेटल स्टामेन एंड पिस्टिल, ये जो यूनिट्स थे। जब ये सारे पार्ट किसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। और जब इनमें से कोई भी एक पार्ट, जैसे मान के चलिए कैलिक्स कोलोरा एंड्रोसियम और गाइनोसियम, चारों में से कोई एक पार्ट भी अगर फ्लावर में एब्सेंट हो तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, वर्ड से भी समझ आ रहा है। कंप्लीट कब होगा, जब सारे सब कुछ प्रेजेंट होंगे। सब कुछ का मतलब फ्लावर में सारे पार्ट से है। जब सारे पार्ट प्रेजेंट होंगे तो कंप्लीट। जब सारे में से कोई एक भी पार्ट अगर एब्सेंट हो तो इनकम्प्लीट। अब आपने हमको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था बायसेक्सुअल फ्लावर के बारे में, ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर के बारे में प्लस यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। अब बायसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में से कौन कंप्लीट फ्लावर हैं और कौन इनकम्प्लीट फ्लावर हैं, इसका जवाब आपको बताना है। क्योंकि इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं कंप्लीट के एग्जाम्पल्स, वो इसी में से कोई एक होते हैं, और इनकम्प्लीट के एग्जाम्पल्स भी इन्हीं में से कोई एक फ्लावर्स होते हैं। तो आपने ये बताना है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि कौन से कंप्लीट फ्लावर होंगे एंड कौन से इनकम्प्लीट फ्लावर होंगे। वापस बता देता हूँ, जब चारों पार्ट प्रेजेंट होंगे तो कंप्लीट, उनमें से कोई एक भी एब्सेंट होगा तो इनकम्प्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेडिसल। अब देखिए पेडिसल एक्चुअली में एक टिपिकल फ्लावर के अंदर पेडिसल वाले हिस्से को हम लोग जो पार्ट होता है उसको ऐड या काउंट नहीं करते हैं। बट जो बेस पार्ट ऑफ फ्लावर होता है उसके अंदर पेडिसल की तो इम्पोर्टेंस है। पेडिसल क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है, वो स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, थैलेमस। और थैलेमस वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कंप्लीट फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो पेडिसल की बात करते हैं। स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेडिसल, यही वाला हिस्सा। स्टॉक जो लॉन्ग होता है, कैसा होता है, लॉन्ग, शॉर्ट भी हो सकता है, तो इट में बी शॉर्ट और लॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है? थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? जो बेस ऑफ फ्लावर होता है उसको सिंपली बोल सकते हैं, वो क्या होता है? थैलेमस होता है। या फिर अगर डेफिनेशन से समझें तो अपर पार्ट ऑफ पेडिसल आर फ्लैट स्वॉलन एंड डोम शेप्ड विच कंडेंस्ड ड्यू टू स्टेम मॉडिफिकेशन। होता क्या है? देखिए, फ्लावर भी क्या है? एक प्रकार का कंडेंस्ड मॉडिफाइड स्टेम है। अब मॉडिफाइड स्टेम इसलिए बोलते हैं, होता क्या है? जैसे एक ये सिंपल एक स्टेम हो गया। स्टेम के अंदर क्या होता है? इस तरह से नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये हो गया नोड्स, ये हो गया नोड्स, ये हो गया नोड्स। नोड्स आपको बताया था, नोड्स वो जगह होते हैं जहाँ से क्या होता है? लीफ या ब्रांचेज निकलती है, ठीक है। अब फ्लावर के केस में क्या होता है? फ्लावर के केस में यही जो नोड्स हैं ये क्या होता है? कंडेंस कर जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे के पास-पास आ जाते हैं। अगर इसको इधर बनाएँ वापस से, इधर बनाएँ तो देखिए इस तरह से क्या होता है? ये कंडेंस कर जाते हैं। होना कैसा था? इसको इस तरह से लंबा होना था, ठीक है। बट स्टेम क्या हो गया? कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद जो नोड्स होते हैं वो क्या होता है? एक दूसरे के बहुत पास-पास आ जाते हैं इस तरह से। अब पास-पास आ गए तो उनके बीच की दूरियाँ भी घट गई, नोड्स के बीच दूरियाँ घट गई, इंटर नोड्स के बीच दूरियाँ घट गई। पास आने का कारण क्या है? कि उसको एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाना है, एक डोम शेप स्वॉलन स्ट्रक्चर बनाना है, जिसके ऊपर क्या होगा? कंप्लीटली जो कंप्लीट फ्लावर होगा वो प्रेजेंट होगा। जैसे फ्लावर के अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? अगर उनको एक बेस जैसा हिस्सा नहीं मिलेगा, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर के नीचे क्या करते हैं? बेस बनाते हैं ताकि उसके ऊपर अच्छे से घर टिकी रहे। तो फ्लावर के भी पार्ट को टिके रहने के लिए एक बेसल स्ट्रक्चर तो चाहिए। वो बेसल स्ट्रक्चर कौन होता है? वो होता है एक्चुअली में हमारा थैलेमस। और थैलेमस कैसे बनता है? कंडेंसेशन से या स्टेम मॉडिफिकेशन से बनता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? होल्ड। होल्ड क्या होता है? होल्ड इज अ सर्कुलर कंसेंट्रिक पैटर्न प्रेजेंट अराउंड द थैलेमस। थैलेमस के चारों ओर एक सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक पैटर्न जो प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं होल्ड। अब टोटल होल्ड कितने होते हैं? 4 होल्ड होते हैं। अब 4 होल्ड क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि थैलेमस के ऊपर 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। और जितने पार्ट होंगे उतने होल होंगे या फिर उतने कॉन्सेंट्रिक पैटर्न होंगे थैलेमस के ऊपर। जैसे यहाँ हमको सिंपली दिख रहा है 1, 2, 3 और 4, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक रिंग के तरह एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब यहाँ क्लियरली हम इसको नहीं देख सकते हैं क्योंकि यहाँ हम लेटरली या डॉर्सली देख रहे हैं इस चीज़ को। अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें तो इस तरह से क्या होगा? स्ट्रक्चर दिखेगा, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल के ऊपर तीसरा सर्कल और तीसरा सर्कल के ऊपर इस तरह से चौथा सर्कल। अब ये सर्कल्स ही एक्चुअली में क्या है? होल हैं, ठीक है। अब पहला सर्कल किसका होता है? पहला सर्कल होता है कैलिक्स का, दूसरा सर्कल होता है कोरोला का, तीसरा सर्कल होता है एंड्रोसियम का, और चौथा सबसे जो सेंटर में है वो गाइनोसियम का सर्कल होता है। मतलब इस सर्कल के चारों तरफ ही क्या-क्या प्रेजेंट होंगे? फ्लावर के पार्ट अरेंज होंगे। इसी पैटर्न में अरेंज होंगे, सर्कुलर पैटर्न में ही। जैसे एक यूनिट यहाँ अरेंज है, दूसरा यूनिट यहाँ, तीसरा यूनिट यहाँ, चौथा यूनिट यहाँ, पाँचवाँ यहाँ। इस तरह से क्या होगा? छठा यहाँ हो गया मान के चलिए। इस तरह से क्या होगा? फिर अंदर जाएँगे तो फिर वहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से क्या होगा? पैटर्न में मिलेंगे। जैसे आपने सोलर सिस्टम देखा है? सोलर सिस्टम में क्या होता है कि जो अगर एक डायग्राम में देखें, डायग्राम में क्या होता है? चारों तरफ बीच में सन होता है, चारों तरफ क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं। और प्लैनेट ऐसा लगता है कि एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। सेम क्या होता है? उसी तरह सेंटर में क्या होता है? कार्पेल वाला पार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है हमारा? स्टैमेन वाला पार्ट होता है। उसके बाद हमारा कोरोला वाला पार्ट होता है। उसके बाद हमारा कैलिक्स वाला पार्ट होता है, और सारे के सारे सर्कुलर पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? होल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब होल के अंदर क्या होता है? ये जो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ये मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट हो सकते हैं, 4 के मल्टीपल में प्रेजेंट हो सकते हैं, 5 के मल्टीपल में।
3 के मल्टीपल में जब रहते हैं इसको बोलते हैं ट्राइमेरस, ट्राइमेरस। 4 के मल्टीपल में रहते हैं तो इसको बोलते हैं टेट्रामेरस, और 5 के मल्टीपल में रहते हैं तो इसको बोलते हैं पेंटामेरस। ठीक है, पेंटामेरस स्ट्रक्चर। साधारण में समझाऊं आपको तो अगर होल इस तरह से 1, 2 और 3, इस तरह से 3 ही होंगे 3 के मल्टीपल में, फिर अंदर आएंगे तो दूसरा 1, 2 और 3, फिर और अंदर जाएंगे तो 1, 2 और 3। इस तरह से जब 3 3 के पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं तो ट्राइमेरस। 4 के पैटर्न में यहीं अगर ये 4 के पैटर्न में रहेंगे तो टेट्रामेरस, और 5 के पैटर्न में रहेंगे तो पेंटामेरस बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, वो क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट एट लोअर मोस्ट फर्स्ट नोड इज नोन एज कैलिक्स। ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए। सबसे पहला बात, कैलिक्स क्या होता है? आउटर मोस्ट होल होता है, मतलब कि सबसे बाहर वाला सर्कल। ठीक है, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है ये क्या हो गया? कैलिक्स का सर्कल। प्रेजेंट एट लोअर मोस्ट, अब ये हमको ट्रांसवर्स सेक्शन में तो ये दिख गया। लोअर मोस्ट कैसे दिखेगा? लोअर मोस्ट कहाँ दिखेगा आपको? वही अभी थैलमस का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाया था। तो सबसे पहले वाला जो कॉन्सेंट्रिक रिंग होगा वो किसका होगा? कैलिक्स का। इसीलिए लोअर मोस्ट, उसके बाद फिर इसके ऊपर दूसरा होगा, फिर इसके ऊपर तीसरा होगा, और फिर सबसे ऊपर अपर मोस्ट वाला होगा। तो ये वाला जो रिंग है कॉन्सेंट्रिक रिंग, या ये वाला जो होल है, इसी को बोलेंगे हम लोग कैलिक्स। यूनिट ऑफ कैलिक्स पहले ही बताया, सेपल्स बोलते हैं। अब ये जो कैलिक्स हैं फ्री हो सकते हैं, जैसे यहाँ इस डायग्राम में दिख रहा है हमको अभी। और कैलिक्स फ्यूज भी हो सकते हैं। फ्यूज कहने का मतलब कि ये अटैच होंगे एक दूसरे के साथ। इस तरह से क्या होगा? एक दूसरे के साथ जब ये कैलिक्स अटैच होंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूज कंडीशन। जब ये नहीं अटैच होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? फ्री कंडीशन। फ्री वाले को बोलते हैं पॉलीसेपलस। व्हेन सेपल्स आर फ्री, कंडीशन पॉलीसेपलस। व्हेन सेपल्स आर फ्यूज, कंडीशन इज गैमोसेपलस कंडीशन। कैलिक्स कैसा होता है? यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, और क्या करता है काम? प्रोटेक्ट फ्लावर बर्ड। अभी बताया, जब फ्लावर बर्ड के फॉर्म में होता है, जब एकदम बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, जब फ्लावर ग्रो कर रहा होता है, सबसे छोटा होता है, तो बर्ड के फॉर्म में हुआ। बर्ड के फॉर्म में उसको क्या होता है? वो कैलिक्स प्रोटेक्ट करता है ग्रीन कलर का। बहुत सारे रोजेस के अंदर आपने देखा होगा, रोज का अगर कोई बर्ड वाला स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें जो कैलिक्स देखा होगा उसमें अपने चारों तरफ से क्या होता है? उसको कवर किए रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? कोरोला। ठीक है, कोरोला क्या होता है? सेकंड होल्ड ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट एट सेकंड नोड इज नोन एज कोरोला। अब वापस से बना लेते हैं। ये मान के चलिए क्या हो गया हमारा? इनर मोस्ट फर्स्ट होल्ड, ये किसका हो गया? कैलिक्स का। ठीक सर। अब कैलिक्स के बाद जो हमारा सेकंड होल्ड होता है वो किसका होता है? जैसे ये वाला जो सेकंड होल्ड दिख रहा है, दिस इज ऑफ कोरोला। ठीक है, सेकेंड होल ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट एट सेकेंड नोड। अगेन नोड बनाने के लिए हमको ये वाली स्ट्रक्चर बना लेनी पड़ेगी। ये हो गई फर्स्ट नोड, ये हो गई सेकेंड नोड, ये हो गई सेकेंड नोड, नोन एज कोरोला। यूनिट ऑफ कोरोला पेटल्स। ठीक है, इट मे बी अगेन, पहले सेपल्स, ये सेपल्स थे। सेपल्स या तो फ्री कंडीशन में थे या तो फ्यूज कंडीशन में थे। यहाँ भी क्या होगा? जो कोरोला या पेटल्स होता है वो भी फ्री कंडीशन में होता है या फिर फ्यूज कंडीशन में होता है। जब फ्री होगा तो बोलेंगे पॉलीपेटेलस, और फ्यूज होगा तो बोलेंगे गैमोपेटेलस। ठीक है, आपको टर्म ध्यान में रखना है कि पॉलीसेपलस कब बोलेंगे, पॉलीपेटलस कब बोलेंगे, पॉली गैमोसेपेलस कब बोलेंगे, गैमोपेटेलस कब बोलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट, दे आर मल्टी कलर्ड एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया कि जो कोरोला होता है वही वो पार्ट होता है जिसके वजह से फ्लावर ब्राइटली कलर्ड कर रहे होते हैं, या फ्लावर के अंदर जो कलर वेरिएशन आती है, अलग अलग जो कलर्स के दिखते हैं, वो विजिबल पार्ट क्या होता है, कोरोला होता है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, जैसे कैलिक्स और कोरोला को नॉन असेंशियल या असेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का मतलब हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल गैमेट्स का या तो फॉर्म करे या तो फीमेल गैमेट्स को बनाए या जो एम्ब्रियो को होल्ड करके रखे, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एक्चुअली में रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। बट कैलिक्स और कोरोला की बात करें तो कैलिक्स और कोरोला के अंदर किसी भी प्रकार का गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, प्लस इसका फंक्शन भी उसके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि जो कोरोला होता है वो मल्टी कलर होता है, और मल्टी कलर होने की वजह से ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है या फिर एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है, और वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। बट अगेन पॉलिनेशन में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट और नॉन असेंशियल पार्ट और असेसरी पार्ट, जिसका ज़रूरत नहीं है। एक और टर्मिनोलॉजी, कैलिक्स और कोरोला मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग पेरियंथ। उसी तरह अगर ये तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई पेरियंथ। अगर यूनिट्स की बात करें कि अगर सेपल पेटल के साथ फ्यूज़ कर लेते हैं, कई बार क्या होता है जैसे लिलियेसी फैमिली के अंदर, ट्यूलिप वगैरह के अंदर सेपल और पेटल आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको टैपल बोलते हैं, या फिर बोलें कि कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज़ कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, पेरियंथ बनाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंड्रोशियम। थर्ड होल्ड ऑफ फ्लावर प्रेजेंट ऑन थर्ड नोड इज नोन एज एंड्रोशियम, विच इज एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब अगेन वो डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला अभी सर्कुलर ही बना लेते हैं। ठीक है, पहला क्या था, कैलिक्स का सर्कल। दूसरा किसका सर्कल था, कोरोला का सर्कल। और तीसरा जो सर्कल होगा, थर्ड होर्ल जो होगा, थर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो थोड़ा सा डार्क हो गया है ना, थर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यही क्या हो जाएगा, हमारा एंड्रोसियम का सर्कल हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सर्कल हो जाएगा। अगेन यूनिट की बात करें तो एंड्रोसियम के यूनिट्स क्या होते हैं, स्टेमन्स होते हैं। अब इसके अंदर भी क्या होता है, एक स्टेमन दूसरे स्टेमन के साथ फ्यूज कंडीशन में रह सकते हैं, जहां स्टेमन के अलग अलग पार्ट्स फ्यूज कंडीशन में रह सकते हैं। जैसे स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जो फिलामेंट होता है, दूसरा होता है एंथर। तो कई बार क्या होता है, फिलामेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, या फिर एंथर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, या फिर कंप्लीट जो स्टामेन है वो कनेक्टेड रहते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है उसके अंदर। स्टेमन की बात करें, एक स्टेमन दिखता कैसे है, तो एक स्टेमन कैसा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जहाँ ऊपर वाला क्या होता है, स्वॉलन एंड होता है, जहाँ एक्चुअली में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और नीचे वाला ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट, इसको बोलते हैं हम लोग एंथर। एंथर ही वो प्लेस है जहाँ क्या बनता है, एक्चुअली में पॉलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, और फिलामेंट क्या होता है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को थैलेमस के साथ जोड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट, गाइनोसियम। गाइनोसियम को क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
फोर्थ होल ऑफ फ्लावर प्रेजेंट ऑन अपर मोस्ट नोड इज नोन एज गाइनोसियम। अब देखिए जो सबसे सेंटर में होगा, जो होल जो सबसे सेंटर में होगा वो क्या हो जाएगा, अपर मोस्ट पोजीशन में हो जाएगा। क्यों, देखिए ये वाली डायग्राम फिर से बना दूं थैलेमस की। देखिए सबसे पहले कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम, और सबसे ऊपर देखिए क्या है, सबसे ऊपर क्या है, गाइनोसियम है। तो अपर मोस्ट 1 2 3 4 फोर्थ नोड, और फोर्थ होल ऑफ फ्लावर इसी को बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगेन यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएंगे, कार्पल या पिस्टिल हो जाएंगे इसके यूनिट्स। अब एक टर्मिनोलॉजी हमने पीछे देखी कि कैलिक्स और कोरोला को क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब इन दोनों यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम इसको बोलते हैं असेंशियल, या फिर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यानी कि असेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर आर बेसिकली एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। क्यों, एंड्रोसियम क्या बनाते हैं, मेल गैमेट्स बनाते हैं जो कि क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। और गाइनोसियम क्या बनाते हैं, गाइनोसियम बनाते हैं फीमेल गैमेट्स, और वो क्या होता है, एक्स होता है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए टर्मिनोलॉजी। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर असेंशियल और नेसेसरी होल ऑफ फ्लावर एंड कंसिडर्ड एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, जो डायरेक्टली कहाँ इन्वॉल्व है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्लावर्स में। These are the part of flower which actually take part in sexual reproduction. नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जिसको हम लोगों ने लास्ट चैप्टर यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी देखा था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी। क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, पहला है मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट बताया था, वो प्लांट जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी। ऐसे प्लांट को मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। डायोसियस किसको बोलते हैं, ऐसे प्लांट जिसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। देन द कंडीशन वाज डायईसियस। नेक्स्ट क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट। एक्चुअली यहाँ प्लांट नहीं फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बायसेक्सुअल फ्लावर। तो वो फ्लावर्स जिसके अंदर यूनि का मतलब एक, एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, या तो मेल या तो फीमेल, तो ऐसे फ्लावर को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और वो फ्लावर जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। तो बायसेक्सुअल किसको डिनोट करते हैं, बायसेक्सुअल डिनोट करते हैं मोनोसियस कंडीशन को, और यूनिसेक्सुअल किसको डिनोट करते हैं, वो डाइसियस कंडीशन को डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ें तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। नेक्स्ट है मोनोकार्पिक, इसका भी जिक्र किया था हम लोगों ने थोड़ा सा बैम्बू के अंदर। बैम्बू कैसा प्लांट होता है, मोनोकार्पिक प्लांट होता है। मोनोकार्पिक कहने का मतलब ऐसा प्लांट जो कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर, जिसके अंदर एक बार फ्रूटिंग हो। अब लाइफ साइकिल उसकी 6 महीने की भी हो सकती है, 100 साल की भी हो सकती है, 1000 साल का भी हो सकता है। तो एक बार ही वो क्या करेंगे, जब कंप्लीट लाइफ के अंदर एक बार फ्रूटिंग करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। इफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग occur once in plant and then दे आर नोन एज मोनोकार्पिक प्लांट। उसके बाद एक्चुअली ये मर जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, इन एग्जाम्पल्स को भी आपको बताया था, क्या बताया था, एनुअल प्लांट के बारे में बताया था, बताया था। तो एनुअल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर एक ही वर्ष में फ्लावरिंग फ्रूटिंग दोनों हो जाती है, उसके बाद उनका डेथ हो जाता है। तो वो एक्चुअली कैसे होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। और बाइनियल प्लांट, बाइनियल प्लांट्स भी कैसे होते हैं, जिनके अंदर 2 वर्ष के अंदर एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है, उसके बाद उस प्लांट का डेथ हो जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं बाइनियल प्लांट। अब देखिए यूजुअली ऐसा होता है कि या तो 1 वर्ष के अंदर प्लांट का डेथ हो जाएगा फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने के बाद,
या तो 2 वर्ष के अंदर प्लांट का डेथ हो जाएगा फ्लावरिंग फ्रूटिंग के बाद। बट इसी में कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स भी थे जो सैकड़ों सालों तक थे। ठीक है, जैसे बैम्बू प्लांट होता है, बैम्बू प्लांट 100 से 150 साल तक प्रेजेंट रह सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उसमें एक बार फ्रूटिंग हुई, फ्लावरिंग हुई और देन वो क्या होता है, डाई कर जाते हैं कंप्लीट जो बैम्बू के प्लांट हैं। उसी तरह एक और प्लांट है सेंचुरी प्लांट। सेंचुरी प्लांट में भी क्या होता है, 100 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है और उसके बाद फिर वो प्लांट खत्म हो जाते हैं। तो दे आर ऑल्सो मोनोकार्पिक प्लांट बट दे आर पेरिनियल टाइप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक किसको बोलेंगे, इफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग अकर्स मल्टीपल टाइम इन लाइफ देन दे आर नोन एज पॉलीकार्पिक प्लांट। अगर मल्टीपल टाइम, एक से ज़्यादा बार फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, तो ऐसे प्लांट्स को बोलेंगे पॉलीकार्पिक प्लांट्स बोलेंगे। पॉलीकार्पिक प्लांट्स के अंदर नेचुरली जो एग्जांपल्स हैं हमारे, मैंगो वगैरह हो गया, जो कटहल हो गया, लीची हो गया और गुआवा हो गया, ये सब कैसे प्लांट है, पॉलीकार्पिक प्लांट हैं जिनमें बार बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। तो इसमें बोल सकते हैं हम लोग सिंपली पेरिनियल जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीकार्पिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट सबसे इस टॉपिक है इस चैप्टर का, वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वही तो पढ़ना है हम लोगों को इसके अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन 3 हिस्से में बटे होते हैं, पहले भी बताया था, 3 इवेंट्स में बटे होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स के अंदर, वो देखेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या क्या चेंजेज आती है वो पढ़ेंगे। एंड फाइनली पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए अभी पीछे क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, कैलिक्स के बारे में पढ़ा और क्या पढ़ा, कोरोला के बारे में पढ़ा। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, एंड्रोसियम के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने गाइनोसियम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैलिक्स और कोरोला वो पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, मतलब इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। तो हम लोग इसको पढ़ने भी वाले नहीं हैं। डिटेल्ड में इसकी स्टडी कहाँ होती है, मॉर्फोलॉजी के अंदर होती है। तो मॉर्फोलॉजी आपने अगर पढ़ी होगी 11th के अंदर, तो वहाँ आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। यहाँ हम लोग नहीं पढ़ने वाले, यहाँ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में। उसमें भी जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर जितना इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। फालतू के पॉइंट्स, जो कि फालतू में एक्चुअली मतलब जो हमको यहाँ नहीं पढ़ना है उनको नहीं पढ़ेंगे, वो अगेन मॉर्फोलॉजी में कवर किए गए हैं। एंड्रोसियम और गैनोसियम को पढ़ना है क्योंकि ये कैसे होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट एसेंशियल और जो मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न, कौन सा वाला, थर्ड नोड वाला है ना, थर्ड नोड वाला, या फिर बोल लीजिए थर्ड जो हॉर्न था, थर्ड हॉर्न जो था उसके बारे में। ठीक है, और ऑर्गन, सबसे पहला पॉइंट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज एंड्रोसियम, पहले भी देखा। यूनिट क्या होता है, स्टैमेन। अब एक टिपिकल स्टैमेन, अब जहाँ भी हम लोग बात करेंगे एक टिपिकल वर्ड का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि टिपिकल के अंदर बताया कि कंप्लीट कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक कंप्लीट स्टैमेन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है फिलामेंट और दूसरा पार्ट होता है एंथर। फिलामेंट वो पार्ट है जो स्टैमेन को थैलेमस के साथ जोड़ के रखता है। जैसे ये क्या है, मान के चलिए ये क्या है, थैलेमस है। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया हमारा स्टैमेन, ऐसे समझ लीजिए ये हो गया स्टैमेन। इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना दें क्या, आ, दिख रहा है एकदम। तो अब ये क्या है एक्चुअली में, स्टैमेन से, अब स्टैमेन का वो हिस्सा जो कंप्लीट ये एंथर लोब को थैलेमस के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, वही तो क्या हो गया, वही हो गया हमारा फिलामेंट। और दूसरा हिस्सा ये जो स्वॉलन बल्ज स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया हमारा एंथर। आगे बढ़ते हैं।
ये डायग्राम देख लीजिए अगेन, ब्यूटीफुल डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए यही क्या है, स्टेमन का डायग्राम है, ठीक है। स्टेमन, अब स्टेमन के अंदर देखिए ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है इस तरह से, बायलोब्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर क्या होता है एक्चुअली में, एंथर होता है। और यहाँ से जो ये कनेक्शन दिख रहा है, ये लंबा सा ट्यूब लाइक कनेक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, एंथर, और ये हो गया फिलामेंट। यही फिलामेंट आगे जा करके कहाँ कनेक्टेड रहते हैं, थैलेमस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड डायग्राम की बात करें। सेकेंड डायग्राम में देखिए कि ये जो स्टेमन का डायग्राम है, इसको ट्रांसवर्सली हमने क्या किया, कट कर दिया। कट करने के बाद हमको क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, कट करने के बाद इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया एक लोब और ये हो गया दूसरा लोब। अभी बताया एंथर कैसे होते हैं, बाय लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। बाय लोब्ड स्ट्रक्चर मतलब दो लोब होगा इस तरह से। उस दो लोब के अंदर क्या होता है, फिर अलग अलग थीका होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये दिख रहा है एक लोब, दूसरा लोब, दोनों लोब के अंदर बेसिकली क्या है, पॉलन सेक्स बने हुए हैं। पॉलन सेक्स भी दो होते हैं, इधर भी कितने होंगे, दो दो पॉलन सेक। हर पॉलन सेक के अंदर अब ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सर्कुलर सर्कुलर, ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं। यही क्या है, प्लांट के मेल गैमिट हैं। एक और पॉइंट दिख रहा है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है ब्रस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। क्यों ब्रस्टिंग होता है, सॉरी, ब्रस्टिंग ऑफ एंथर, क्यों ब्रस्ट करते हैं, पॉलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए, या फिर पॉलन ग्रेन को स्प्रेड करने के लिए एयर के अंदर, ताकि वो स्टिग्मा के ऊपर जाकर के लैंड करे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। और उसके बाद फिर क्या हो, लैंड करने के बाद फिर स्टिग्मा के बाद जा कर के आगे वो फर्टिलाइज करे फीमेल गैमिट के साथ, एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यही हो गई क्या, एक ट्रांसवर्स सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अब फर्स्ट पार्ट ऑफ जो स्टेमन है वो क्या, हमारा फिलामेंट। फिलामेंट को देखते हैं। फिलामेंट क्या होता है, filament is a long, thin stalk-like structure which connect the anther to the thalamus। अभी पीछे वाले डायग्राम में देखा, ये वाला क्या था, एंथर। इसको कहाँ जोड़ना है, थैलेमस के साथ। तो थैलेमस के साथ एंथर को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। नंबर एंड लेंथ ऑफ फिलामेंट वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। अब अलग अलग स्पीसीज के अंदर फिलामेंट का नंबर भी अलग अलग होता है। प्लस प्लस जो फिलामेंट का साइज होता है वो भी अलग अलग स्पीसीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कहीं शॉर्ट हो सकता है, कहीं लॉन्ग हो सकता है। कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे अदर पार्ट के साथ। जैसे किस पार्ट के तुलना में जो फिलामेंट है वो छोटा है, और किस पार्ट के तुलना में फिलामेंट का साइज बड़ा है। नॉर्मली हम कंपेयर करते हैं इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि कार्पेल है या पिस्टिल है, उनके साथ कंपेयर करते हैं। थर्ड आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन इज कनेक्टेड टू थैलेमस और पेटल ऑफ फ्लावर। अब प्रॉक्सिमल एंड किसके साथ कनेक्ट है, यहाँ देख लीजिए। प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल मतलब होता है जो पास का एंड होता है। पास का एंड किसका, ये कंप्लीट स्टेमन का, ठीक है। कंप्लीट स्टेमन का जो पास का हिस्सा है वो किसके साथ अटैच है, वो अटैच है थैलेमस के साथ। और दूर का हिस्सा, दूर का हिस्सा कैसा है, ये वाला हिस्सा दूर का हिस्सा है, वो सैक लाइक हिस्सा है, स्वॉलन हिस्सा है, फ्री है ना। वो कैसा है, डिस्टल एंड ऑफ स्टेमन इज फ्री, स्वॉलन, सैक लाइक एंड बियर माइक्रोस्पोर्स। इसी के ऊपर क्या होता है, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और वही पॉलन ग्रेन आगे जाकर के फिर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है एंथर, सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेमन। एंथर इज मेन पार्ट ऑफ स्टेमन। क्यों, क्योंकि एंथर के अंदर ही तो क्या बनता है, पॉलन ग्रेन।
फिलामेंट तो उसको कनेक्ट करके रखते हैं बस, बट जो मेन पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर के अंदर ही बनते हैं। अब एक टिपिकल फ्लावर का जो एंथर होता है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। हर एक जो लोब होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक टिश्यू के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, जैसे यहाँ बात करें तो ये हो गया एक लोब और ये हो गया दूसरा लोब। अब एक लोब दूसरे लोब के साथ जो कनेक्ट रहते हैं वो इसी कनेक्टिव के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे समझ लीजिए ये कनेक्टिव कैसा हो गया? फेविकॉल हो गया है ना, चिपका देना है एकदम से फेविकॉल लेकर के। अब मन में गाना मत सोचने लगिएगा वो वाला, ठीक है? तो वन लोब ऑफ एंथर इज कनेक्टेड विद द अनदर लोब ऑफ एंथर बाय द कनेक्टिव। वही लिखा हुआ है यहाँ नीचे भी। अब कनेक्टिव वो स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा एंथर न्यूट्रिशन और वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, या फिर जिसके द्वारा एंथर तक न्यूट्रिशन और वाटर पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है? फिलामेंट। ठीक है, अब फिलामेंट के द्वारा हम क्या करते हैं? ये किसके साथ कनेक्ट है? प्लांट के साथ, थैलेमस के साथ है। थैलेमस किसके साथ कनेक्टेड है? प्लांट के स्टेम के साथ। स्टेम एक्चुअली में क्या कर रहा है? फूड को ट्रांसलोकेट कर रहा है, वाटर का ट्रांसलोकेशन कर रहा है, वाटर को मूव कर रहा है, न्यूट्रेंट को मूव कर रहा है। तो सारी प्रोसेस स्टेम के अंदर हो रही। स्टेम से थैलेमस में जाएंगी, थैलेमस से कहाँ जाएगा? फिलामेंट में, और फिलामेंट से फाइनली वो कहाँ जाएगा? एंथर के अंदर। तो एंथर के अंदर जाने के लिए उसके अंदर कोई सिस्टम, वाटर पाइपलाइन सिस्टम या फूड पाइपलाइन सिस्टम तो होना चाहिए। और वो फूड पाइपलाइन सिस्टम कहाँ होता है? कनेक्टिव के अंदर होता है। तो कनेक्टिव एक तरह का वेस्क्यूलर बंडल की तरह काम करते हैं, जहाँ जाइलम प्लस फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब जाइलम प्रेजेंट होंगे, वाटर का कंडक्शन होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा, फूड का कंडक्शन होगा। नेक्स्ट, अगेन एंथर कैसा होता है पीछे भी बताया। एंथर इज अ बायलोब स्ट्रक्चर। बायलोब का मतलब इस तरह से क्या होता है? दो लोब्स बने होते हैं एंथर के अंदर। वही अभी जो इस तरह का स्ट्रक्चर था लॉन्ग वाला, है ना, ऐसे लॉन्ग वाला जो स्ट्रक्चर था, यही क्या था? हमारा एंथर। अब एक एंथर कैसा है? बायलोब स्ट्रक्चर होता है। ईच लोब ऑफ एंथर हैज टू थीका। इसके अंदर क्या होता है फिर? फाइनली दो थीका होते हैं, बनते हैं जब एंथर मैच्योर करता है। तो इसके अंदर क्या होता है? दो थीका। दो थीका मतलब समझ लीजिए कि दो इस तरह से छोटी छोटी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है। उसी तरह इसमें भी क्या होगा? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, दूसरा सैक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, दो थीका बन गया। ठीक है, तो हर एक लोब एंथर का कैसा होता है? डायथिकस। मतलब एंथर हो गया बायलोब्ड, एंथर हो गया बायलोब। हर लोब के अंदर दो थीका, तो हर लोब कैसा हो गया? डायथिकस। अब हर थीका के अंदर क्या होता है? एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। एक क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टोटल इधर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे? इधर टोटल कितने? इस लोब के अंदर टोटल दो थीका, तो दो थीका मतलब दो माइक्रोस्पोरेंजिया। उसी तरह इधर एक लोब, तो कितना थीका? दो थीका। दो थीका का मतलब दो माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इन ईच लोब, तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? दो इधर और दो इधर, टोटल कितने हो गए? चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। तो चार माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है? दोनों लोब को मिलाकर। इसीलिए एक एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चार स्पोरेंजिया है। चार स्पोरेंजिया क्यों है? क्योंकि चार थीका है। चार थीका क्यों है? क्योंकि एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होता है। और टोटल कितने लोब हैं? दो लोब। तो दो लोब, चार थीका, चार थीका, चार माइक्रोस्पोरेंजिया। और अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दूं इसको, तो समझ लीजिए एक एंथर के अंदर दो लोब, ठीक है, दो लोब के अंदर फिर आगे दो थीका, इसके भी आगे दो थीका, और दो थीका, हर थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया।
तो टोटल अगेन वही चीज हो गई, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, डायथिकस, हर लोब डायथिकस हो गया और 2 लोब हो गया इन अ एंथर। ठीक है, अब मैं समझता हूं कि आपने कंप्लीटली इस चीज को समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन, चूंकि 4 लोब्स होते हैं जिसकी वजह से एंथर का स्ट्रक्चर टेट्रागोनल दिखता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है टेट्रागोनल शेप का, विद 1 माइक्रोस्पोरेंजिया एट ईच कॉर्नर, जहां हर एक कॉर्नर पे क्या होता है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। हर माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलन सैक में। जैसे अभी देखिए, अभी एक डायग्राम आगे दिखाऊंगा, ये 1 2 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। हर माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। और यही पॉलन सैक के अंदर जब मियोसिस होता है तो क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, अभी सिंपल में इतना समझ लीजिए, pollen grains are formed inside the pollen sac by the meiotic division in the pollen mother cell। pollen mother cell या माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होते हैं, ये बात हम आगे समझेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में समझेंगे। फिलहाल वही चीज, एक एंथर के अंदर 2 लोब, 2 लोब के अंदर 4 थीका, 4 थीका के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, हर माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक बनाएंगे, हर पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन बनेगा। किससे बनेगा, पॉलन मदर सेल से बनेगा या माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा। नेक्स्ट अब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ेंगे और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे कि कैसे इन एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राम राम।